हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो 800 एमसीक्यूज की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, आज उसका ये दूसरा एपिसोड है। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जो आरआरबी एनटीपीसी में 2001 से 2015 तक के एग्जाम में पूछा गया था। और ये स्पेशली बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। और ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं आरआरबी से रिलेटेड, उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या तो व्हाट्सअप का होगा या फिर टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, फिर चलिए हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। तो अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, यानी अगर हमें क्विक एनर्जी चाहिए, जैसे कोई खिलाड़ी होते हैं, खेल खेल रहे होते हैं या फिर रनिंग कर रहे होते हैं या फिर रेस कर रहे होते हैं, तो रेस करने के बाद वो थक जाते हैं। ऐसे केस में उनको खाने के लिए आपने देखा होगा कि केला वगैरह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस केले में होता है भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही ये एथलीट इनको खाते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी शुरू हो जाता है। और ये पाचन के दौरान शरीर में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाते हैं, है ना। आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। और यही जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। कैसे? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में एंटर करता है और ये ब्लड में मिल करके हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक जाता है। और उस जब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ इस ऑक्सीजन की मुलाकात होती है इस ग्लूकोज से। अब ये जो ऑक्सीजन है इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में इनसे रिलीज करवा देता है। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, इंस्टेंट होता है, क्विक होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर आपको तत्कालीन ऊर्जा या क्विक एनर्जी चाहिए तो हमें ऐसा चीज खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो या फिर ग्लूकोज हो। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे एनर्जी तो हमको वसा भी देता है, बल्कि इस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ही देगा। जो फैट होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन इस फैट का फैटी एसिड में टूटना, यानी इसका जो पाचन होना, ये इतने देर में होता है कि इससे बढ़िया है कि आप कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खा लो, है ना। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। आगे है फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो अभी हमने देखा था कि टीबिया जो हड्डी है वो हमारे पैर में, यानी ये जो घुटना होता है और जो टखना होता है इसके बीच में पाया जाता है। तो ये फिबुला भी इसी के साथ, ये जो मोटी वाली हड्डी है ये टीबिया है और जो पतली है ये फिबुला है। तो ये हमारे पैर में पाई जाती है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधे में अगर बौनापन रह गया, पौधा छोटा रह गया, तो इसके उपचार के लिए जिब्रेलिक अम्ल जिम्मेदार है। ये जिब्रेलिक अम्ल एक तरह का हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पौधे का हार्मोन। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीन या एथिलीन, ये सब प्लांट हार्मोन है। लेकिन इनमें से जो ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक अम्ल, ये तीनों के तीनों ऐसे हार्मोन है जो प्लांट को ग्रोथ कराते हैं, यानी प्लांट के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। जबकि दो ऐसे एसिड हैं, जो एक है आपका एब्सिसिक, जिसको हम लोग ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, और एक एथिलीन है, ये आपका एथिलीन, जो कि आपका है C2H4। ये दोनों ऐसे हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यानी ये क्या करता है एथिलीन, यही हमारे पौधों में फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये पौधे में ही फल को पका देता है जल्दी। अब पौधे अगर आपने लगाया है खेतों में या फिर कहीं भी, और उसमें जो फल लग रहे हैं वो जल्दी पक गए, इसका मतलब है कि बस वहीं तक इसका विकास होना था, इसका ग्रोथ अब रुक गया, है ना। तो ये एथिलीन पौधों के विकास को रोकने का काम करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। और एक होता है आपका C2H2 जो कि होता है एसीटिलीन। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है? एसीटिलीन। ये हम यूज करते हैं जब पौधों में से फल को तोड़ करके लाते हैं ना, जैसे आम का हम लोग फल तोड़ करके लाते हैं, उसको पकाने के लिए हम एसिटिलीन का यूज करते हैं। ये तो जो एथिलीन है ये पौधों में ऑलरेडी लगा हुआ फल जो है उसको पकाने का काम करता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा था बौनापन को दूर कौन करता है, तो आपका जो जिब्रेलिक अम्ल है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। ये आंसर हमारा करेक्ट है, अग्नाशय में, यानी पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में, ठीक है। पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, जहां पर 3 तरीके के एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। इनको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, LAT, यानी L फॉर क्या है? लाइपेज, ठीक है, L फॉर लाइपेज। A फॉर क्या है? अमाइलेज, A फॉर अमाइलेज, और T फॉर यही आपका है ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है इसमें ध्यान रखना P से, ये प्रोटीन के पाचन में हेल्पफुल होता है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में। और अमाइलेज जो होता है ये आपने देखा था कि लार में भी पाया जाता है, वहां पर इसको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। जबकि पैनक्रियाटिक जूस में जो पाया जाएगा अमाइलेज, इसको हम लोग या तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज कह लें या सिंपली केवल अमाइलेज, राइट। तो ये जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्पफुल होता है। और ये जो लाइपेज है ये लिपिड्स, यानी वसा के पाचन में हेल्पफुल होता है। एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स, राइट।
तो ये अग्नाशय में, ट्रिप्सिन कहाँ निर्माण होता है? अग्नाशय में। आगे है बीसीजी के टीके को रोकने हेतु प्रयुक्त होता है, इनमें से किस, ये जो बीसीजी का टीका यानी वैक्सीन है, ये किसको रोकने हेतु प्रयोग होता है? सबको पता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी यानी कि बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, ये जो कालमेट ग्वेरिन थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीसीजी के टीके का खोज किया था, और ये टीबी को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला टीका है बीसीजी। आगे है दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? दूध में जो फैट है ये अक्सर करके गर्मी के महीनों में कम हो जाता है, कम बनने लगता है। जो गांव से होंगे उनको पता होगा, अब तो डेयरी खुल गए हैं गांव गांव में, जहां पर दूध लोग ले जाते हैं बेचने के लिए अपना। तो वहां पर आप देखोगे गर्मी के महीनों में इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, क्योंकि गर्मी में ठीक से चारा भी नहीं मिल पाता हरा भरा, तो ऐसे केस में जो भी गाय भैंस होती हैं उनके दूध का जो फैट होता है वो कम हो जाता है, फैट कम आने लगता है। तो अगर पूछे किस मौसम में, तो गर्मी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, लेकिन किस लिए? क्या वो भोजन के लिए, क्या वो जल के लिए, या फिर छाया के लिए आश्रित होते हैं? नहीं, इन तीनों में से किसी के लिए भी वो आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि वो बस एक सिंपली यांत्रिक अवलंबन लेना चाहते हैं। ये इतना जटिल सा वर्ड लिखा गया, इसका मतलब है वो बस एक मैकेनिकल सपोर्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी भी पौधे के ऊपर चढ़ करके फलते फूलते हैं, बस सपोर्ट लेने के लिए। तो एपीफाइट पौधे इनको कहते हैं। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? यानी जो कहते हैं कि मेरा नेत्र मेरे मृत्यु के पश्चात दान में दे दिया जाना चाहिए, तो जब नेत्रदान किया जाता है तो इसमें ऐसा नहीं कि पूरी आंख ही दान में दे दी जाती है, बल्कि इसमें जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है केवल वो दान में दिया जाता है। ये कॉर्निया जो उभरा हुआ आपको दिख रहा है ना ऐसे पार्ट, या इसमें आप देख लो यहाँ पर ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये आपका कॉर्निया है, इसी को दान में दिया जाता है। राइट, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण से होती है? तो एथलीट जो फुट है इसकी खुजली, कोई भी खुजली हो, ये फंगल डिजीज होते हैं तो कवक के कारण या फंगस के कारण हो जाएगा, है ना। इसको आप तुक्का भी मारते तो सही हो जाता। आगे है कि वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, तो ये तो काफी आसान सी बात है कि 206 हड्डियों पर आधारित होता है। वहीं पर बच्चों में नवजात शिशु की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग नवजात शिशु की बात करें तो उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 300 के करीब होती है। ठीक है, ये आपको रेंज में दिया जाता है, कोई कहता है 270 से 300, कोई कहता है एग्जैक्ट 300, कोई तो कहता है 305। तो ये लगभग होती हैं, डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई इसमें से एग्जैक्ट हो, हर एक बुक में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसी रेंज में रहते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि नवजात जो शिशु होते हैं उनमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। आगे है कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निर्मोचन बोले तो मोल्टिंग। अब ये मोल्टिंग क्या होता है कि जब कोई भी कीड़े मकोड़े अपने पुरानी त्वचा को, यानी जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, इसको त्याग देते हैं और नई त्वचा का निर्माण करते हैं ताकि वे बढ़ सकें। तो यह प्रक्रिया कीड़ों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने पुराने त्वचा को त्यागे, अदरवाइज वो वृद्धि उनमें होगा ही नहीं। तो इसे हम लोग मोल्टिंग कहते हैं। और इसका जो नियंत्रण करता है ये ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं एसिडोन ग्लैंड या फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड कहते हैं, जो कि एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसको हम कहते हैं एग्डिसोन। ठीक है, तो ये जो एग्डिसोन हार्मोन है ये नियंत्रित करती है निर्मोचन के प्रोसेस को या मोल्टिंग को। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको एकदम नया क्वेश्चन मिला होगा। आगे है कि सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? अब देखिए, सूरजमुखी में जो पुष्पक्रम का प्रकार है वो होता है कैपिटुलम यानी मुंडक। ठीक है, ये आपका होता है मुंडक, कैपिटुलम यानी मुंडक। साथ ही साथ कुछ और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे गेंदा हो गया, डहलिया हो गया, इनमें भी जो पुष्पक्रम का प्रकार होता है वो कैपिटुलम ही होता है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। अब पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? तो ये जो ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है, ये कहना ये चाहता है कि जितने भी सजीव होते हैं, जिनमें जीव होता है, वो सारे के सारे लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो पौधों द्वारा ही हमको मिलता है, लेकिन पौधे किस समय ये ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति करते हैं? क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो जीव जंतु ले गए, तो ये दिन के समय, ठीक है, दिन के समय पुनः ऑक्सीजन की पूर्ति शुरू कर देते हैं, जबकि रात में आपने देखा है कि ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आगे है कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन बोले तो ट्रिपल वैक्सीन की यहाँ पर बात हो रही है, डीपीटी। ये जो डीपीटी वैक्सीन है, इसमें डी का मतलब है डिप्थीरिया, टी का मतलब है पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं या फिर वोपिंग कफ कहते हैं, और टी फॉर टेटनस। तो ये जो ट्रिपल एंटीजन है इसके द्वारा ये सारे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, इनका बचाव किया जाता है। बचा आपका टाइफाइड, इसका बचाव नहीं किया जाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो ये तो आप लोगों को बहुत पहले से पता होगा, बहुत जगह पर आपने इसको सुना भी होगा कि हम लोग कीड़ा लिख करके याद करते हैं कि विटामिन के और विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि बचा जो आपका विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। तो हमसे तो पानी में पूछा है, तो बी और सी होते हैं, इनमें सी हमारा गिवन है, इस वजह से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जो वसा है, अभी हमने देखा था कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनमें जो वसा है ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है लेकिन ये क्विक एनर्जी देता है ना। और जो विटामिन होता है ये अक्सर करके हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करते हैं, या फिर हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे शरीर में, शरीर के ऊतकों को, टिश्यूज को वृद्धि कराने में, उनके विकास कराने में योगदान देते हैं। कहते हैं ना बच्चों को कि प्रोटीन की जरूरत है उनके विकास के लिए, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से रक्त छीणता हो जाती है। रक्त छीणता बोले तो एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। आप जानते हो रक्त की कमी, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। आगे है मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है। मलेरिया जो पैरासाइट्स होता है इसका जो प्रथम पोषक है क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये एक व्यक्ति से, जो ये मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम, इनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करते हैं, यानी एक वेक्टर का काम करते हैं, सॉरी कैरियर का काम करते हैं। यहाँ से वहाँ ये जो पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम उनको ले जाने का कौन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, नर नहीं, ठीक है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है। तो कवक रोग इनमें से है आपका हाथी पांव श्वेत वर्म, या आपका है रिंग वर्म, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो रिंग वर्म है एक सामान्य फंगल संक्रमण है जो त्वचा, बाल या नाखूनों को प्रभावित कर सकता है। यह फफूंद जैसे परजीवी के कारण होता है जो त्वचा की बाहरी परत पर रहता है। दाद त्वचा पर खुजलीदार लाल छल्ले के आकार के दाने के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। ये जो रिंग वर्म है यानी कि दाद की बात हो रही है सिंपली, तो ये सब फंगल डिजीज होते हैं, जितने भी खुजली टाइप के होते हैं सब फंगल यानी कवक से होने वाले रोग होते हैं। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, हीमोग्लोबिन आयरन, सी आंसर हमारा करेक्ट है। जो आसान सवाल है आप वहां पर जल्दी स्किप हो जाओ। आगे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, है ना। इनमें से किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है, सबको पता है ग्रहण करने वाला काम भैया ए भी करता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, पैर में पाई जाती है, और फिबुला भी हड्डी पैर में पाई जाती है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सबको पता है साइट्रिक एसिड होता है ना। आगे है कि इनमें से किस विटामिन की अनुपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी होती है। तो किस विटामिन की कमी से कैल्शियम की अनुपस्थिति हो सकती है, विटामिन डी की कमी से। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो इससे आपके रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो सकता है, और विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या फिर ऑस्टियोमैलेशिया जो कि वयस्कों में अधिकतर होता है, इनकी हड्डियां नरम हो जाती हैं, ऑस्टियोमैलेशिया। ये सारे के सारे विटामिन डी की कमी से होते हैं, या फिर रिकेट्स जो बचपन में हड्डियों को नरम हो जाना कहलाता है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे रोग हैं जो विटामिन डी की कमी से होते हैं, और विटामिन डी की अगर कमी हुई इसका मतलब है आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर गिर सकता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात हमने करी थी पिछले लेक्चर में कि ये हमारे लीवर में, ठीक है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर से उत्पादित होता है। और अगर हम बात करें, ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं बनना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का बनना जरूरी है, बट ज्यादा अमाउंट भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। आगे है कि एस्कॉर्बिक एसिड डैश है। एस्कॉर्बिक एसिड सबको पता है विटामिन सी का केमिकल नाम है। यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है, कौन है बताइए। एमू, एमू ऐसा बताया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, या फिर और भी जगहों पर पाया जाता होगा, बट ये जो एमू है ये शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है। एड्स बीमारी में जो डी का तात्पर्य है वो है डिफिशियंसी। सी आंसर हमारा करेक्ट है। एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें जो डी का तात्पर्य है डिफिशियंसी। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं। अब खुले घाव से प्रवेश कर जाने का मतलब है जब आपको चोट लग गया, और चोट लगने का मतलब है कि जैसे आपका ये जो पैर है इस पे चोट लगा, कट पिट हुआ, लेकिन किस चीज से चोट लगा है ये देखने वाली बात होती है। अगर जिस चीज से आपको चोट लगा या फिर कटा पिटा है वो ऐसा है जो पहले से ही इन्फेक्टेड है, या फिर कह सकते हो कि कोई ऐसा चीज जिसमें जंग लगा हुआ था, है ना, पहले से ही उस पर जंग लगा हुआ था, उससे आपका पैर कट पिट जाता है,
तो उस पे बैठे जो रोगाणु होते हैं वो हमारे घाव में एंटर कर जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस रोग को हम कह सकते हैं टेटनस। ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। इसी वजह से जब भी आपको किसी भी ऐसे मटेरियल से चोट लगे तो एक बार आप टेटनस का टीका जरूर लगवा लो, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इस वजह से ये लगवाना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा भी शक रहे आप जरूर लगवाएं। तो ये जो टेटनस है ये जीवाणु संक्रमण टेटनस जीवाणु के कारण होता है, जो मिट्टी, खाद और अन्य पर्यावरणीय कारकों में पाया जाता है। टेटनस त्वचा में किसी दरार के माध्यम से, आमतौर पर किसी चोट के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे होता क्या है कि गर्दन और जबड़े की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, अकड़ सकती हैं तथा पूरे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। इसलिए टेटनस का इंजेक्शन आप जरूर लगवाएं, ये क्योंकि घातक भी हो सकता है। आगे है कि किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं। प्रतिरक्षी बोले तो एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या एंटीजन जब भी आप सुनो, जो कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो ये सारे के सारे WBC का काम होता है। WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, और यहाँ पर कहीं भी आपको व्हाइट ब्लड सेल नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये कहाँ बनता है, तो रेड बोन मैरो में, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो इसमें आपका RBC भी बनता है, प्लेटलेट्स सारे के सारे ही बनते हैं। तो फिलहाल में ये जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो कहाँ बनता है, लाल अस्थि मज्जा। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस नहीं, यहाँ पर है सूजन के कारण, ठीक है, सूजन के कारण हेपेटाइटिस हो सकती है। तो जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब साथ ही साथ, या फिर आप अगर शराब नहीं पीते हो, आप बहुत सारे दवाएं खाते हो, है ना, होता है ना, कोई कोई कुछ भी हो जाए दवा खाना शुरू कर देता है। ऐसे कंडीशन में आपका जो लीवर है उसमें सूजन हो जाता है, और अगर लीवर में आपके सूजन हो गया तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किस अंग में सूजन होने की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है, तो यकृत में यानी लीवर में। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है, तो मांसभक्षी जो पौधा है वो आपका है वटरवर्ड, ठीक है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। इसके बारे में उतना डिटेल नहीं पता, बस आप जानो कि वटरवर्ड है, या अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करना। आगे है कि प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर सबको पता है, ये तो बचपन वाली किताबों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन अंग है, तो सॉरी उत्सर्जन है, यानी इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है, लाछा। सी आंसर हमारा करेक्ट है। लाछा एक प्रकार का रॉल यानी कि रेजीन है जो कीटों द्वारा निर्मित होता है। यह लाछा कीट यानी लासिफर लेक्का के शरीर से निकलता है, जो मुख्य रूप से पेड़ों की टहनियों पर पाया जाता है। मूंगा यानी कि ये जो मूंगा दिया हुआ है जिसको हम लोग कोरल कहते हैं, और मोती जिसको हम लोग पियर्ल कहते हैं, ये कीटों द्वारा नहीं बनाए जाते। मूंगा जो होता है समुद्री जीवों यानी कोरल्स द्वारा, और मोती जो होता है ये सीपियों द्वारा निर्मित होता है। तो ये जो लाछा है ये कह रहा है कीटों में एक शरीर का उत्सर्जन है, ठीक है, लाछा। सी आंसर हमारा करेक्ट है। पारायौगिक मुक्त औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है। पारायुक्त मतलब इसे हम कहते हैं मैथिल मरकरी, ठीक है, या मिथाइल मरकरी। ये जो मिथाइल मरकरी युक्त औद्योगिक कचरे होते हैं जिसमें जो मछलियां होती हैं उनको अगर आप खा लेते हो तो इससे आपको मिनी माता रोग हो जाता है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। यह रोग तब होता है जब लोग मिथाइल यानी कि मिथाइल मरकरी से दूषित मछलियां या समुद्री जीव खाते हैं, तब ये मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। आगे है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 600 से अधिक होती है ऐसा बताया जाता है कहीं कहीं पर, और एग्जैक्ट बताना होता है तो इसे आप देखोगे मैक्सिमम जगह 639 बताया गया है, ठीक है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि टोटल जो मांसपेशियों की संख्या होती है शरीर में 639 होती हैं, और ये भी 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका स्ट्राइटेड मसल, दूसरा आपका स्मूथ मसल्स, और तीसरा कार्डियक मसल। ये जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होती हैं इन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ये अनैक्षिक मांसपेशियां होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अनैक्षिक मांसपेशियां कौन कौन है, तो स्मूथ मसल्स जितने हैं और कार्डियक मसल, कार्डियक तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये केवल हृदय में पाई जाती है ना, कार्डियक से नाम ही पता चल रहा है ये हृदय में पाई जाएगी। बाकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा इंटेस्टाइन होता है, आंत हो गया, पेट हो गया, है ना, जो हमारे ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिकाएं हैं वो हो गई, इनके दीवारों में ये पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। और बाकी ऐसे कुछ मसल्स होते हैं जो अनैक्षिक नहीं होते हैं, ऐक्षिक होते हैं, यानी स्वैक्षिक होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे हमारे हाथों की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां हो गई ना, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें हम लोग स्टेरॉइड मसल कहते हैं, राइट, स्टेरॉइडेड मसल। तो ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, राइट। और हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इनमें कवक भी आ जाएगा,
आपका शैवाल भी आ जाएगा, इवन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस सब आ जाएंगे। इनका जो अध्ययन होता है, सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। आगे है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया? तो ये बोर्ड ने इसका जो आंसर दिया था चार्ल्स डार्विन, जबकि ये कह भी रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया था, तो ये बुक ही लिखा था किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने, और इन्होंने ही जिक्र किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे पहले अपने बुक में। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। जबकि जो चार्ल्स डार्विन है, ये आगे चल करके जो इनकी एक फेमस बुक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये ध्यान दीजिएगा, इस बार पूछा जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इसके 5वें संस्करण में इन्होंने ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है इसका जिक्र किया था। तो सबसे पहले इस कथन का उपयोग अगर इस तरीके से पूछे कि ये पहले ही लिख दिया उसके बाद किसने किया, तब तो चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका जिक्र किया था अपने बुक में, राइट। तो यहाँ पर वैसे बोर्ड ने इसका ए दिया था, मेरे हिसाब से तो सी आंसर ही करेक्ट होना चाहिए। आगे है कि मानव गुर्दे में होने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ है, तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। आपको पथरी हो जाता है तो इसमें अधिकतम पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? सपोज कीजिए कि आपने व्रत रखा है ना, व्रत रखा है, उससे पहले तो आप कुछ खाना पीना खाए होगे ना, और उसमें भी कुछ ना कुछ आप कार्बोहाइड्रेट जरूर खाए होगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जरूर खाए होगे। तो होगा क्या कि इस कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जब इसका पाचन हुआ होगा तो इससे बना होगा ग्लूकोज। अब क्या होता है कि इसमें जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ना, एक्सेस अमाउंट में अगर आपने ग्लूकोज ले लिया है तो वो हमारे शरीर में जो लीवर होता है, ये लीवर इसको स्टोर कर लेता है, लेकिन किस फॉर्म में? ये ग्लूकोज है ना, तो इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब जब आप व्रत रहते हो और आपको एनर्जी की जरूरत होती है, लगता है कि यार अब तो सहा नहीं जा रहा है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक होता है, अगेन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और आपके शरीर को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या ऐसा चीज था, कौन सा अंग था जिसमें ये संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित किया? लीवर, यकृत था, क्योंकि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही स्टोर था। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है? पक्षी को हम जानते हैं एविस वर्ग में रखा जाता है ना, एविस, लेकिन ये जो चमगादड़ होता है इसको हम लोग मैमल्स यानी स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। एक तो सीधी सीधी साफ बात है कि पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, जबकि चमगादड़ बच्चे का जन्म देते हैं, है ना, बच्चों को जन्म देते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इनके हम डायाफ्राम होता है इससे अलग कर सकते हैं। पक्षियों में डायाफ्राम नहीं होता है ना, ये जो थोरेसिक कैविटी होता है ना, डायाफ्राम आपने देखा होगा बॉडी के अंदर हमारे, ये मैमल्स में पाए जाते हैं, तो ये चमगादड़ में भी पाए जाते हैं, लेकिन पक्षियों में नहीं पाए जाते हैं, तो इनसे हम अलग कर सकते हैं। जबकि पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और मैमल्स के हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं, तो ऐसे तो हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। चमगादड़ के भी हार्ट में 4 चैम्बर हैं, लेकिन इनके डायाफ्राम से हम अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में जो अधिकांश भोजन है वो छोटी आंत में पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में? तो ड्यूडेनम वाले भाग में, ठीक है, ड्यूडेनम वाले भाग में सबसे ज्यादा भोजन पचता है। ये जो स्टमक से जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो कौन होता है, ऐसा पूछा जाता है, तो ये आपका ड्यूडेनम होता है। ये पूछा जाता है ये किस शेप का होता है, तो सी के आकार का होता है। अब ये जो ड्यूडेनम है इसके बाद जस्ट आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में है, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं, ठीक है, जेजुनम। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है से आते आते जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। आगे है प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं कितने? तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। इनमें से तो जो 9 अमीनो एसिड होते हैं, 9 अमीनो एसिड ये आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो बचे 11 अमीनो एसिड हैं ये जो हमारा शरीर है इन्हें खुद बना लेता है, ठीक है। जो बाकी 11 अमीनो एसिड हैं इनको हमारा शरीर खुद बना लेता है, लेकिन 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हमें सख्त जरूरत होती है, जो कि हमें भोजन से मिलते हैं। ये अमीनो एसिड्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट आप इतना याद रखना कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, 20। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो सबको दिख रहा है कि फीमर, ये हमारी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जांग की हड्डी। बाकी प्यूपिल, आइरिस और रेटिना ये हमारे आंखों में होता है, और ये जो रेटिना होता है यहीं पर जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका इमेज बनता है, राइट। आइरिस जो होता है, ये पूछा जाता है कि आइरिस को ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हमारे आंखों का जो सबसे कलरफुल पार्ट है वो कौन सा होता है, तो ये आइरिस होता है, ठीक है, ये हमारा आइरिस होता है। बाकी जो प्यूपिल है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारी आंखों में जो लाइट पड़ती है, लाइट, इसके अमाउंट को, ठीक है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है कि ज्यादा लाइट ना पड़े, तो ये प्यूपिल करता है, हमारा आंखों की जो पुतली होती है वो करती है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, सबको पता है HCl का सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। आगे है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है किसका? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है आपका ग्लूकोज का, ठीक है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट हम खाए थे, ये कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लूकोज में टूटा। अब ये जो ग्लूकोज है, जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज रह गया, वो लीवर स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में, है ना, ग्लाइकोजन के रूप में। तो किसका पुनः संग्रह हुआ? ग्लूकोज का। तो इस हिसाब से सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करता है। यहाँ पर हमसे पूछा है किसके रूप में करता है ना, होता तो ग्लूकोज का है लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में करता है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर ये पूछा है किसके रूप में, है ना, ये जो ग्लूकोज है होता इसी को ये स्टोर करता है, लेकिन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अभी हमने जिक्र किया था इससे पहले, है ना, तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट बोले तो TMT इसको कहते हैं शॉर्ट में। ट्रेडमिल टेस्ट नाम से ही देखकर पता चल रहा है आपको ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाएगा, जिससे आपका जो हृदय है, जो आपका हार्ट है, वो सही से काम करे। तो ये हृदय चिकित्सा से संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रेडमिल टेस्ट है, जिसे कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या TMT के नाम से भी जाना जाता है, यह हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाने वाला एक मेडिकल टेस्ट है, और यह टेस्ट हृदय से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है, जैसे कोरोनरी धमनी रोग का पता लगाना, या फिर दिल का दौरा वगैरह इसका, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पता लगाना, ठीक है। ये सब आपका हृदय से संबंधित रोग हैं, जिसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या फिर TMT, ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट। आगे है प्रतिजन एक पदार्थ है जो, प्रतिजन बोले तो एंटीजन की बात यहाँ पर हो रही है ना, एंटीजन। तो एंटीजन या एंटीबॉडी जब भी आप नाम सुनो तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे एंटीजन या फिर एंटीबॉडी जो होते हैं, ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता, हमारे शरीर को क्षमता प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिरक्षा। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, ठीक है, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप एंटीबॉडी या एंटीजन देखा करो तो आप प्रतिरक्षा वर्ड ढूंढा करो, ऐसे नहीं केवल ढूंढ दिया, बस ये तुक्के की बात हो रही है कि अगर आपको दिख जाए कि प्रतिरक्षा संबंधी, यानी कि हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता प्रोवाइड कराता है, वो एंटीबॉडी या एंटीजन्स होते हैं, राइट। आगे है लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो ये जो दो वर्ग होते हैं वो शैवाल और कवक होते हैं, ठीक है, शैवाल और कवक, ये ऐसे पौधे होते हैं जो विभिन्न वर्गों के पौधे के सहजीवी साहचर्य से बनते हैं। वो जो दो विभिन्न वर्ग है वो शैवाल और कवक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा परेशानी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो एक्चुअली पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क के केंद्र में उपस्थित होता है, पीनियल ग्रंथि, जिसका साइज 5 से 8 मिलीमीटर यानी 5 mm होता है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी आपको पीनियल दिख नहीं रहा है, तो दिखना चाहिए था क्योंकि ये पूछा भी है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। लेकिन अगर हम बात करें इन ऑप्शंस में, तो हालांकि ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबसे छोटी हो जाएगी इन ऑप्शंस के हिसाब से, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि बोर्ड ने दिया था। लेकिन पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, ये हमारे मस्तिष्क के ठीक नीचे यहाँ पाई जाती है, और इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसका जो रेडियस होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है। तो सबसे छोटी अगर आपको पूछे मनुष्य शरीर की जो ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है, राइट। आगे है इनमें से किडनी स्टोन यानी पथरी में क्या पाया जाता है, फिर से पूछा, कैल्शियम ऑक्सलेट, बी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये इतनी बार पूछा कि आपको तो याद हो जाना चाहिए। आगे है अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमीबता से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं
इनमें जो लिखा गया है ये अमातिसार रोग होता है, ठीक है। अमातिसार बोले तो जैसे आपको डायरिया या फिर डिसेंट्री होता है, तो इस केस में आपको दस्त जैसी बीमारी हो जाती है, उल्टी वगैरह होने लगता है, या फिर आपको बार बार जो बाथरूम होता है वो पतला होने लगता है ना, आपके जो लैट्रिन होता है वो पतला होने लगता है, तो ये वही रोग है। या फिर इसी को अमीबियोसिस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, अमातिसार रोग होता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। तो हमारे एलिमेंट्री कनाल में जो पाचन में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है वो माल्टोज होता है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे एलिमेंट्री कनाल में जो पाचन शुरू होता है वो हमारे मुख गुहा से शुरू हो जाता है ना, मुख गुहा से शुरू हो जाता है। और हमारे मुख गुहा में लार होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है और एमाइलेज होता है ना, एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि इस स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। तो उसी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है। अम्लीय श्रवण बोले तो एसिडिक सेक्रेशन। तो आप जानते हो हमारा जो आमाशय है, जो पेट है, उसमें HCl का सेक्रेशन होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में। तो ये आपका जठर, जिसको हम लोग आमाशय भी कहते हैं, है ना। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं इसी को, एड्रिनल ग्लैंड को। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है। तो एंटीजन एक पदार्थ है, अगेन आया एंटीजन, जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है ना। प्रतिरक्षक, प्रतिरक्षा, ऐसा जो भी वर्ड दिखे आपको ना, अगर वैसा वर्ड आपको किसी ऑप्शन में ना देखो तो आप उसी पर जाया करो। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट है कि ये प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, जो एंटीजन होता है, जिससे कि अब हम आने वाले जितने भी संक्रमण हैं या फिर रोग हैं, बीमारी है, उनसे हमारा बॉडी लड़ सके। आगे है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण यानी मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो मिरर कौन सा कन्वर्जिंग होता है, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो, यानी जो अवतल दर्पण होता है, इसमें आने वाली जितने भी रेज होती हैं जो पैरेलल आती हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद ये फोकस पर कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इस वजह से ये जो आपका मिरर है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और चाहिए भी हमको ऐसा, क्योंकि जो डेंटिस्ट है उसको तो फोकस्ड चाहिए दांतों पर ना, कि दांत पर फोकस करे लाइट। तो इस वजह से वो कौन से मिरर का यूज करता है, कॉन्केव मिरर का। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का। आगे है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो ये जो पीछे का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ये जो पृष्ठ होता है इसको हम लोग रेटिना कहते हैं, जहां पर इमेज बनता है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पर, रक्त अम्लीय होता है, बिल्कुल नहीं, ये क्षारीय होता है ना। यही हमारा गलत है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पित्त रस स्राव यकृत द्वारा होता है, तो बिल्कुल होता है। आमाशयी रस में HCl होता है, तो ये भी सही है, स्टमक में, है ना। और पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। तो पहला ही आंसर गलत था, इसी वजह से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली निम्नलिखित अंग की सहायता से सांस लेती है, सबको पता है, गिल्स से, गलफड़ों से। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्वचा से हमने देखा था, केचुआ जैसे हो गया ना, ये जो केचुआ होता है ये त्वचा से सांस लेता है, और जितने मैमल्स होते हैं वो फेफड़ों से, और इवन जो पक्षी होते हैं वो भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। चेचक वायरस से होने वाला डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला डिजीज है ना। लेकिन ये जो आपका हैजा है ये विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ये जो पेचिस है ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, शिगेला या फिर एंट अमीबा एस्टोलिटिका, ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे पेचिस होता है। बट फिर भी यहाँ पर ऑप्शन ऐसा मतलब है कि दोनों का दोनों करेक्ट है, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी एंड सी बोथ ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को टिक लगा सकते हो कि ये दोनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। यहाँ पर जितने भी वायरस से होने वाले रोग हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आपका स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड हो गया, हर्पिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, पोलियो, या फिर ये जो आपका मेजल्स होता है, मेजलस और मम्प्स, रेबीज, ये सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। इनको आप एक बार रीड कर सकते हो। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किडनी का नहीं है। अब देखिए किडनी का कार्य रक्तचाप का नियमन यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, ठीक है, रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये आपका प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का क्या स्राव करता है, तो इस पे भी शंका है। मूत्र को बाहर करता है, बिल्कुल, ये तो सबसे पहला काम हो गया। आगे है शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन
यानी शरीर में जितने लिक्विड होते हैं उनकी एसिडिटी का रेगुलेशन करता है, ये भी हमारा ठीक है। यानी कि ये जो बी है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, इसका सिक्रेशन ये नहीं करता है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये गुर्दे का कार्य यानी किडनी का कार्य नहीं है। आगे है सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। सोडियम पंप या इसी को हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो इसका कार्य हमारे न्यूरॉन्स में होता है। यानी न्यूरॉन्स में भी कहाँ पर, तंत्रिका आवेग में, नर्व इम्पल्स में। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, तंत्रिका आवेग में। आगे है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या चीज, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की होती है, नाइट्रोजन की होती है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें। अगेन वही चीज, शर्करा को जो यकृत होता है वो किसमें बदल देती है, ग्लाइकोजन में। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक्सेस जो शुगर होता है, जो ग्लूकोज होता है, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा लीवर स्टोर कर लेता है। आगे है कि जीन का आकार कैसा होता है, तो जीन का जो आकार होता है, इन ऑप्शंस में देख करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जीन का जो आकार होता है वो डबल हेलिक्स, यानी कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे, ये ऐसे डबल हेलिक्स बना करके ऐसे होते हैं ना, तो इनको हम लोग कहते हैं सर्पिलाकार या डबल हेलिक्स जैसा होता है। और एक चीज आप बस इसमें कॉमन देख सकते हो कि ये नियमित यानी रेगुलर सर्पिलाकार संरचना होता है। इस बेसिस पर आप कह सकते हो ए आंसर हमारा करेक्ट है, लेकिन भगवान जाने कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको एक बार देख लेना या कमेंट करके बताना, मुझे बताना, ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या सर्पाकार को कहते हैं सर्पिलाकार? मेरे हिसाब से तो नहीं, इसको कुछ और ही कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा, है ना। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। लोहा बोले तो आयरन जो है वो किससे प्राप्त करता है, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया, है ना। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुकंदर हो गया। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो कोफेरॉल। ये आंसर हमारा करेक्ट है। रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए हो गया। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 हो गया। पायरोडॉक्सिन जब भी आए तो विटामिन B6 हो गया। यहाँ पर और भी विटामिन के नाम हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लेना। कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, इनको रट्टा मार जाओ चाहे जैसे भी, क्योंकि आ जाता है अगर एग्जाम में तो आपका एक नंबर आसानी से दे करके चला जाता है। आगे है किस कारण से पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। सीधा सीधा दिख रहा है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। पाचक तंत्र का जो भाग है, प्रोस्टेट, प्यूशिका, प्यूशिका नाम हिंदी में, प्लेटलेट्स, तो ये अग्नाशय है, ये जो आपका है केवल पाचक तंत्र का हिस्सा है, पाचन तंत्र का बाकी कोई नहीं है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आसान सा सवाल, आरबीसी में पाया जाता है। और पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ये जो मछलियां, इनको खाने से मिनी माता रोग होता है। शैवालों के अध्ययन से जुड़े वनस्पति शास्त्र की शाखा का क्या नाम है, फाइकोलॉजी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। कवक वाले को माइकोलॉजी कहते हैं। जितने भी कवक, बैक्टीरिया, वायरस हैं उनके अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आगे है क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है, तो इसका नाम है गेलिया, गेलिया एपोन्यूरोटिका। ये आपका है क्रेनियम, जो कपालिका होती है इसके ऊपरी भाग को ढकने वाली मसल मांसपेशी का नाम गेलिया एपोन्यूरोटिका, है ना। ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ, ये क्या बार ये पूछेगा। ये आपका हो गया, मतलब मुझे कराते कराते मैं खुद ना भूल जाऊं, ये आपका कैल्शियम ऑक्सलेट है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये आपका 12 जोड़ी होते हैं। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ये 12 जोड़ी होते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, एक बार पीडीएफ को देख करके आप पढ़ सकते हो। बाकी अगेन ये क्वेश्चन हो चुका है। वेरी वेरी विटामिन बी हो गया। एस्प्रीन, एस्प्रीन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार की गई थी, तो ये जो एस्प्रीन है ये विलो पेड़ की छाल से तैयार की गई थी। यह जो एस्प्रीन है ये एक दर्द निवारक दवा होती है जो विलो छाल के सक्रिय अवयवों से बनती है, जिसे सैलिसिन कहा जाता है। ठीक है, ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया भर में पाया जाने वाला एक हर्बल औषधीय वृक्ष है। सिर दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए इसकी चाय भी बनाई जाती है। तो विलो पेड़ का आप नाम याद रखेंगे, हिंदी में भिंसा कहते हैं, हिंसा या भिंसा जैसे भी आप याद कर लो। यह एस्प्रीन जो है ये मूल रूप से किस पेड़ की छाल में, भिंसा या विलो के पेड़ की छाल से तैयार की गई थी। आगे है शैया, मृत्यु का संबंध निम्नलिखित में से किस रोग से है, तो ये तो हम लोग को महाभारत में लेकर के जा रहा है कि शैया पर लेटे हुए हैं। तो शैया जो मृत्यु है इसका मतलब है कि आप हमेशा बेड पर पड़े रहो,
है ना, ऐसा बीमारी जिसमें आप बिस्तर पर ही पड़े रहते हो, उठ भी नहीं पाते हो, इवन बाथरूम भी नहीं जा पाते हो, सब कुछ बिस्तर पर ही आपको करना पड़ता है। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लकवा हो जाएगा। डी आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि लकवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ही रुक जाता है, जिसमें व्यक्ति को पक्षघात यानी पैरालिसिस हो सकता है और वह बिस्तर पर लेटा रहता है। यह स्थिति बिस्तर पर रहने की अवधि को बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। आगे है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो किसका इंजेक्शन करके मधुमेह यानी डायबिटीज को कम किया जाता है? तो इंसुलिन, सबको पता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? होता है ना कि शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है, ऐसा कब होता है? जब एक तो टेम्परेचर अधिक हो, यह तो सबको ही को जानता है कि टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखोगे जब बरसात का मौसम आता है और जब पानी जो बरस जाता है, ठीक है, जब बरसात हो जाता है उसके जस्ट बाद जब धूप फिर से खिलता है और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, तब हमारे आसपास की जो हवाएं होती हैं, जो हवा होता है वो नम हो जाती है, आर्द्र हो जाती हैं, ठीक है, आर्द्र हो जाती हैं, यानी नम हो जाती है, कह सकते हो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ऐसे केस में और भी ज्यादा पसीना होने लगता है और भी ज्यादा चिपचिपाहट होने लगती है ना। तो ये हम कह सकते हैं जब तापक्रम अधिक हो, ठीक है, यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, यानी जो हवा है वो नम हो, ऐसा हमको बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। उस टाइम पर ऐसा पसीना होता है जो नहीं, यानी सहने का मन नहीं करता है। आगे है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो डिप्थीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी, कितना बेरी बेरी बार बार आ रहा है बेरी बेरी। आगे है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? अब यहाँ पर देखिए हार्मोन पूछा है, ठीक है ना, वो भी अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो उत्तेजित करता हो, ऐसा हार्मोन जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता हो, ये आपका हार्मोन है सिक्रेटिन। सी आंसर हमारा करेक्ट है। ध्यान देना, यहाँ पर हार्मोन पूछा था, सिक्रेटिन हार्मोन है जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? द्रव्यमान बोले तो यहाँ पर वजन के हिसाब से पूछा है कि आपका वजन यदि 100 kg का है तो आपके शरीर में कितना kg पानी है? तो 60%, यानी अगर आपका 100 kg वजन है तो 60 kg तो केवल पानी ही है। आगे है, किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? अब देखिए यहाँ पर शिशु का जो लिंग है वो पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। कहने का मतलब है कि जब भी निषेचन, यानी कि कह लो सिंपली रिप्रोडक्शन होता है ना, निषेचन होता है, तो होता क्या है कि मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है जिसमें या तो एक्स या तो वाई, इसका हालांकि दोनों होते हैं, इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल के एग में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं दोनों एक्स और एक्स होते हैं। तो निषेचन के दौरान फीमेल का तो कंफर्म है एक्स आएगा, लेकिन मेल का कोई कंफर्म नहीं है, एक्स भी आ सकता है वाई भी आ सकता है। तो अगर एक्स आया तो लड़की होगी और वाई आया तो लड़का होगा, यही तो हम जानते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेल के, यानी पिता के क्रोमोसोम पर। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अदरक क्या है? अदरक एक तना है, परिवर्तित तना है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है? तो चाहे वो कुकुर खांसी हो, पोलियो हो या चेचक, ये सारे के सारे रोग वैक्सीन के द्वारा रोके जा सकते हैं। बट मधुमेह ये वैक्सीन नहीं बल्कि इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन आप दो जिससे इसको कम किया जा सके। स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमने देखा था कि ये मेरुदंड को प्रभावित करता है, यानी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इसी से गाउट, ठीक है, गाउट यानी गठिया रोग का ये कारण बनता है ना। ये जो आपका स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग है ये गाउट यानी गठिया रोग का कारण बनता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, मेरुदंड को प्रभावित करता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आप जल्दबाजी में तना मत कर देना, ये जड़ से, आप जानते भी हो हल्दी का जो पौधा होता है नीचे जो जड़ होता है इससे प्राप्त होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन ये भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन है, हेमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है। इसमें हिम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब ही होता है प्रोटीन, तो ये एक प्रोटीन है। आनुवांशिकता किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता जो है ये आनुवांशिकता कोड दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन में से आदमी नकल मार ले, तुक्का भी मारे तो सही हो जाए, है ना। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। सामान्य मानव का रक्तचाप, मतलब पहली बार मैं यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ कि 110/80 लिखा गया है। ये आपका होता है सिंपली 120/80, आपको तो ये पता ही है। ये आपका सिस्टोलिक होता है, ये आपका डिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक बोले तो
मैक्सिमम जो रेंज होता है 120 mmHg होना चाहिए, ठीक है, mmHg, जबकि मिनिमम जो ब्लड प्रेशर का रेंज है वो 80 mmHg होना चाहिए, है ना। तो ये डिस्टोलिक प्रेशर है ब्लड का और ये सिस्टोलिक 120। तो ठीक है, पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बताओगे मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। यहाँ पर कछुए का कोई कोई बताता है, बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं यहाँ रिसर्च हुआ वहाँ हुआ, तो पता चला सबसे जो ज़्यादा दिन तक जीने वाला 190 साल तक जीने वाला कछुआ खोजा गया। तो कोई कोई व्हेल कहता है, लेकिन मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने जितना भी खोजा उनमें व्हेल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इसकी उम्र होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर ए दिया था, कछुआ, ठीक है। मलेरिया से कौन सा रोग मलेरिया में पहले ही पढ़ लिया यहाँ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है। मलेरिया, फाइलेरिया या डेंगू ज्वार हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे किससे फैलने वाले रोग हैं, मच्छरों से, है ना। ये आपको पता है, एडीज मच्छर आपने देखा था। तो अनिद्रा रोग ऐसा हुआ जो मच्छरों से नहीं फैलेगा, सो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है। तो मनुष्य का जो मेरुदंड है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है, इसको कशेरुका स्तंभ, जिसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, इस नाम की हड्डी की सुरक्षात्मक परत मिली होती है, इससे इसको सुरक्षा मिलती है रीढ़ की हड्डी को। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कशेरुक, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम, बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इसको डिसलाइक कर देना। आगे अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, है ना। बस इसीलिए, बाकी शेयर करो या सब्सक्राइब करो, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी दिक्कत आया हो या फिर कोई क्वेश्चन मैंने गलत करा दिया हो, तो कमेंट जरूर किया करिए कि ये क्वेश्चन गलत है, हो सकता है मैंने उसको गलत करा दिया हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।